हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है चीन ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे डिटेल मैप बनाया है। इसमें चांद पर मौजूद हर गड्ढा, क्रेटर, पहाड़ सब कुछ दिखाया गया है और यह दुनिया में मौजूद चंद्रमा का सबसे विस्तृत और बारीक नक्शा है। और इससे पहले ऐसा नक्शा किसने बनाया था? देखिए, इससे पहले ऐसा नक्शा बनाया था अमेरिका ने, लेकिन चीन का अमेरिका से भी बेहतर माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त रूप से सदस्य राष्ट्रों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य दिवस के पालन की सुविधा प्रदान करते हैं और यह पहली बार वर्ष 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा 2019 में की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय कहाँ पर? देहरादून में। रक्षा मंत्रालय जो है ये देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और अल्मोड़ा जनपद के रानी खेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। और देखिए, उत्तराखंड के लिए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और रक्षा संपदा सर्किल से देहरादून में विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए नए रक्षा सर्किल के निर्माण से निवासियों, संगठनों को रक्षा भूमि प्रबंधन की विशेष सेवाओं तक समय पर और त्वरित पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होगी। और शासन संरचना को और विकेंद्रीकृत करने के लिए रक्षा मंत्री ने राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के 6 जिलों से विशेष रूप से निपटने के लिए रक्षा संपदा के
प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत रानीखेत में एक उप कार्यालय की स्थापना को मंजूरी देती है। और इससे पहले देखिए, इससे पहले उत्तराखंड में संपूर्ण रक्षा भूमि और छावनियां उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली में मुख्यालय वाले दो अलग अलग रक्षा संपदा सर्किलों के अंतर्गत आती थी। तो अब नए कार्यालय बनाए जाएंगे रक्षा मंत्रालय के द्वारा देहरादून में और रानीखेत में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्सू मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए, बिस्सू मेले के अवसर पर किया जाता है आपका कौन सा नृत्य? जंगबाजी नृत्य। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, बिस्सू मेला जो है ये कहाँ का? जौनसार क्षेत्र का। बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है जो कि बैसाखी के बाद 4 दिन तक चलता है। और जौनसार में बने चावल से बने पापड़ को लाडू एवं शाकुली कहते हैं, जो कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। तो आपको याद रखना है, चावल से बने पापड़ को लाडू एवं शाकुली कहते हैं, जो कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। और बिस्सू मेले का प्रारंभ कहाँ से होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, बिस्सू मेले का प्रारंभ किस स्थान से? चौली थात नामक स्थान से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमोली जिले में रहने वाले भोटिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, चमोली जिले में रहने वाले भोटिया को कहा जाता है मारछा व तोलछा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में वास करती हैं। और चमोली में रहने वाली भोटिया को क्या कहा जाता है? मारछा एवं तोलछा। और देखिए, चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव जो है ये भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। और पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोहारी, चौंदासी व दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। और पिथौरागढ़ के तेडांग, जोलिंग और कोंग कुटी का संबंध किस जनजाति से है, पूछा जाए आपसे, तो आपको याद रखना है भोटिया जनजाति से। और उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटिया को क्या कहते हैं? जाड़ भोटिया। ये आपको याद रखना है, उत्तरकाशी जिले में जाड़ भोटिया रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? तो देखिए, महारानी गुलेरिया का मूल नाम था कुंदन देई। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, महारानी गुलेरिया जो थी ये किसकी पत्नी थी? प्रताप शाह की। प्रताप शाह की ये पत्नी थी। और इनका जन्म हिमाचल प्रदेश रियासत मंडी में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के रियासत मंडी में इनका जन्म हुआ था। और प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया था। और देखिए, महारानी ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ओपेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? हैथम अल घैस को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, हैथम अल घैस जो है ये कहाँ के हैं? कुवैत के। ये आपको याद रखना है, ये कुवैत से बिलोंग करते हैं। और ओपेक के फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? देखिए, इसके सदस्य देश हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, इसके अलावा अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लोविया तथा वेनेजुएला, गवेन, गिनी, कांगो, ये सभी जो देश हैं इसके सदस्य देश हैं ओपेक के। ये आपको याद रखना है। और इसका गठन कब किया गया पूछा जाए तो आपको सितंबर 1960 याद रखना है। ओपेक का गठन किया गया था सितंबर 1960 में। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका, आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। और देखिए, अहमद रईस की बात करें, अहमद नसर अल रईस जो हैं इनकी बात करें तो इन्हें किस संस्था के प्रमुख के रूप में चुना गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, अहमद रईस को चुना गया है इंटरपोल
इंटरपोल के प्रमुख के रूप में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो देखिए उच्च न्यायालय जो है ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए आपसे पूछे जाएं कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो देखिए भारत में कुल हाई कोर्ट्स हैं 25 और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? देखिए अमरावती हाई कोर्ट जो है ये 25वां हाई कोर्ट है। और देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट बने थे। सबसे पहला हाई कोर्ट आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट बने थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई हाई कोर्ट। तो ये पहले हाई कोर्ट हैं जो कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बने हुए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। और आपसे पूछा जाए कि 4th नंबर का हाई कोर्ट कौन सा था, तो देखिए 3 हाई कोर्ट तो मैंने बता दिए, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। 4th हाई कोर्ट कौन सा था आपका? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि 1866 में बना था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर बना था? इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ पे बना था? आगरा में। ये आपको याद रखना है, जो कि 1869 में यह हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थानांतरित हो गया था। और 5th नंबर का हाई कोर्ट था आपका पटना हाई कोर्ट। और एकमात्र दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, तो एकमात्र दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और यह यूनियन भारत में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजदूर संघ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित है? तो देखिए बांडुंग सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संबंधित है किससे? नाम से। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, एशियाई और अफ्रीकी राज्यों की एक ये बैठक है जिनमें से अधिकांश स्वतंत्र थे, जो 18 से 24 अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया के बांडुंग में हुई थी। और इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका, एशियाई और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी देश द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना था। तो ये आपको याद रखना है। 18 से 24 अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए टिहरी घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टिहरी घंटाघर का निर्माण कराया था कीर्ति शाह ने। देखिए कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण 1897 ईस्वी में किया था। और इस घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 110 मीटर इस घंटाघर की ऊंचाई है। और कीर्ति शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, ये आपसे पूछा जाए अगर, तो आपको याद रखना है 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक कीर्ति शाह का शासनकाल रहा। और 1898 ईस्वी में गोरी सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। और देखिए कीर्ति शाह को वर्ष 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और वर्ष 1901 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। और देखिए वर्ष 1909 ईस्वी की बात करें तो वर्ष 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी?
ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए टिहरी में इसने वेधशाला का निर्माण भी कराया था। और नगर पालिका की स्थापना भी टिहरी में किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया? देखिए कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया किस वर्ष? ये वर्ष था आपका वर्ष 1926। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी को हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से कहाँ पर हुई? नैनीताल में। नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। और देखिए कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था पूछा जाए तो पहला अधिवेशन हुआ था इसका कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में सितंबर 1917 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष डिप्टी कलेक्ट्रेट जयदत्त जोशी थे। जयदत्त जोशी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस परिषद की दूसरी बैठक 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टकोण रजत मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई? तो देखिए अष्टकोण रजत मुद्रा ये जारी की गई थी किसके द्वारा? फतेह शाह के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है किसे? फतेह शाह को। और हरिकृष्ण रतूड़ी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटौची। राजमाता कटौची ये संरक्षिका थी किसकी? फतेह शाह की। और मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। और फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। आपसे पूछा जाए कि किस पंवार शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था, तो आपको याद रखना है ये था फतेह शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैवार व अंगार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए रैवार व अंगार पत्रिका का प्रकाशन किया गया गोविंद चातक के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए गोविंद चातक का संबंध कहाँ से है? टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। और इनके प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो केकड़े, इसके अलावा दूर का आकाश, बांसुरी बजते रही, काला मुंह आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और गोविंद चातक का एकाकी संग्रह आपसे पूछा जाए तो इनका एकाकी संग्रह है कौन सा? जंगली फूल। जंगली फूल इनका एकाकी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो देखिए हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था किसने? लक्ष्मण बाबा ने। ये आप करेक्ट कीजिएगा, लक्ष्मण बाबा, इसको पूरा नाम लिख लीजिए लक्ष्मण बाबा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा ने करवाया था। देखिए गंगोली हाट के पास हाट कालिका देवी जवानों की रक्षक मानी जाती हैं। और हाट कालिका देवी महिषासुरमर्दिनी का सिद्ध पीठ है। और यह मंदिर रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। और रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाने के बाद यहाँ शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गंगोली हाट आपके किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड राज्य के पूछा जाए तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। हाट कालिका देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह नदी घाटी जिसे भारत में रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत में रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो ये नदी घाटी है आपकी दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1995 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार को नियंत्रित करना विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर
गेट के स्थान पर लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड जो होता है, ये गेट का फुल फॉर्म होता है। और गेट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे को सुधार एवं क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने हेतु की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? पोरस और सिकंदर के बीच। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, वितिस्ता का युद्ध, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, यह युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था और सिकंदर को बंदी बनाकर महल ले आया गया था। और इस युद्ध को हाई डिस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किस तिथि को लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है आपका कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। और इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। और क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसे लागू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, रुद्रप्रयाग जिले का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब किया गया? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो देखिए, रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ था 16 सितंबर 1997 को। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद का गठन 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी व चमोली जिलों को काटकर किया गया था। और वर्ष 1989 ईस्वी में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना था, ये आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग एक तहसील कब बना था? 1989 में। और रुद्रप्रयाग नगर पंचायत बना वर्ष 2002 में व नगर पालिका बनाई 2006 में। यहाँ पर 2006 में नगर पालिका बनाई गई। रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। और इसका पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो क्या था इसका पुराना नाम? पुनाड़ इसका पुराना नाम था। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावर्त था। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।